सुप्रभात छत्तीसगढ़, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। नमस्कार और मैं हूं जासमिन शर्मा। हम हाजिर हैं छत्तीसगढ़ की तमाम ताजा तरीन छोटी बड़ी खबरें लेकर। आधे घंटे के बुलेटिन में आपको बताएंगे कि विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में क्या क्या होगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष के सीएम पर दिए बयान और फिर उस पर यूटर्न से प्रदेश में सियासत तेज भी हो गई है। बताएंगे कि आधार कार्ड को लेकर नई गाइडलाइंस क्या हैं। और साथ ही शिक्षा कर्मियों की मांग से जुड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले विधानसभा की बात, बजट सत्र का तीसरा दिन है आज। विपक्ष आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यानाकर्षण लाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पहला है बिलासपुर संभाग में हाथियों के उत्पात पर और दूसरा है जांजगीर जिले में पुनर्वास नीति का पालन नहीं होने के संबंध में। ध्यानाकर्षण के जरिए सरकार को घेरेगी कांग्रेस और राज्यपाल द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक की सदन में सूचना दी जाएगी। ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और तीसरा दिन है आज। तीसरे दिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होने वाली हैं उनके बारे में आपको विस्तार से हम बता रहे हैं। दो महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं जिन पर आज ध्यानाकर्षण विपक्ष के जरिए लाया जाएगा। पहला है बिलासपुर संभाग में जिस तरह से हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है, इसको लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश विपक्ष करेगा। और दूसरा, जांजगीर जिले में पुनर्वास नीति का पालन नहीं हो रहा है, इस संबंध में भी सरकार का ध्यान खींचना चाहेगा विपक्ष और इस पर जवाब तलब करेगा सरकार से। कुल मिलाकर ध्यानाकर्षण के जरिए सरकार को घेरने की ये कोशिश है। विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। आज सदन में मुख्यमंत्री रमन सिंह चौथा अनुपूरक बजट पेश करेंगे जो 1412.47 करोड़ का होगा। इसके साथ ही प्रदेश में हाथियों के उत्पात को लेकर भी सदन में आज चर्चा होगी। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव इस मामले को सदन में उठाएंगे। साथ ही केएसके महानदी पावर प्लांट की तरफ से आदर्श पुनर्वास नीति का पालन नहीं किए जाने पर सदन में चर्चा हो सकती है। तो बहुत महत्वपूर्ण दिन हो सकता है आज छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि कई ध्यानाकर्षण ऐसे हैं जिन पर बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है और साथ ही अनुपूरक बजट भी है। और इस अनुपूरक बजट को मुख्यमंत्री रमन सिंह पेश करेंगे और इसके साथ साथ हाथियों के उत्पात को लेकर सदन में चर्चा होगी, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि आज विपक्ष इस मुद्दे को लेकर ध्यान आकर्षण लाने वाला है। और ममता लांजेवार, ईटीवी न्यूज संवाददाता, इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, ये बहुत अहम दिन हो सकता है। अनुपूरक बजट जिस तरह से आज पेश किया जाना है, कौन कौन सी ऐसी मदें हैं जिनके बारे में इस अनुपूरक बजट में प्रावधान रमन सिंह ने किए हैं? हाँ, देखिए, तमाम अभी जो योजनाएं आने वाली हैं, चाहे मोबाइल फोन बांटने वाली हो, चाहे और भी जो सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको लेकर अभी सरकार को बजट की जरूरत पड़ेगी और उसको लेकर ये अनुपूरक बजट पेश किया जाना है। आने वाला चुनावी वर्ष है और तमाम तरह की जो बचे हुए जो काम है वो सरकार पूरा कर लेना चाहती है। तो इसके लिए ये अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया जाना है। और इसके अलावा विधानसभा में आज 3 मंत्री जो है उनको लेकर प्रश्नकाल का जो 1 घंटा पूरा प्रश्नकाल रहेगा। पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर, पर्यटन मंत्री दयालदास बघेल और इसके अलावा खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहले। प्रश्नकाल का दौर इनको लेकर रहेगा। इनसे इनके डिपार्टमेंट्स के बारे में विभिन्न सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो 2 महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण लगाए गए हैं, सरगुजा जिले में जो हाथियों का आतंक है, लगातार इस तरह की खबरें आती है और लगातार ये दिक्कतें आती है कि हाथियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हाथी जहां पर लोग रहते हैं वहां तक के घुस आए हैं, आबादी की तरफ घुस आए हैं और दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। तमाम दावे विभाग करता आया है, सरकार दावे करते आई है कि हाथियों को नियंत्रित करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन जमीन के तौर पर देखें तो वहां के लोग अभी भी उस स्थिति से गुजर रहे हैं। पूरे समय उनकी जांच सांसद में रहती है कि कब हाथियों का दल आ जाए और कब खेतों को तहस नहस करके चला जाए, कब घरों को तोड़ के चला जाए, कब उन्हें कुचल कर चला जाए। तो टीएस सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष इस पर ध्यान आकर्षण सरकार का करवाना चाहते हैं। जांजगीर चांपा में जो
केएसके महानदी पावर प्लांट है, उसने तमाम जो पुनर्वास नीति है, सरकार की जो पुनर्वास नीति है और जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ाई है। लोगों की ज़मीन अधिग्रहित कर ली गई है, लेकिन ना उन्हें मुआवजा मिला है, ना नौकरी मिली है। वहाँ के लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको लेकर भी विधानसभा में ये पूरा मामला जो है उठाया जाएगा। तो जाहिर तौर पर बड़े मामले आ सकते हैं, क्योंकि पंचायत विभाग जो देखा जाए तो वहाँ पर भी तमाम तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार आती रही हैं। तो विपक्ष उस पर पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर को घेर सकता है। खाद्य मंत्री पुन्नू लाल मोहले हम देख रहे हैं कि किस तरह से पीडीएस और तमाम जो योजनाएं हैं खाद्य विभाग की, वहां पर गड़बड़ियां सामने आती रही। कल भी लगभग 25 तारांकित प्रश्न जो थे वो लगाए गए थे सदन में, और आज कितने ऐसे तारांकित या अतारांकित प्रश्न हैं जो सदन में लगाए गए हैं, और इस हंगामे के बीच में कहां तक सरकार को संभव है इन प्रश्नों का उत्तर देना? ममता, देखिए, आज भी 25 के करीबन तारांकित सवाल लगाए गए हैं, क्योंकि मुश्किल होता है उससे ज़्यादा सवालों के जवाब देना। और हंगामे के बीच सरकार, जब से विधानसभा शुरू नहीं हुआ था उसके पहले से ही सरकार दावे करती आई है कि वो पूरी तरह से तैयार है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हम जो काम करते हैं हमें वही जवाब देना है। लेकिन विपक्ष जो है लगातार, विपक्ष का कहना है कि हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे आदिवासियों का मुद्दा हो, जमीन अधिग्रहण का मामला हो, तो या पीडीएस को लेकर मुद्दा हो। विपक्ष का कहना है कि वो हर तरह से सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो आज जो है, अगर देखा जाए तो विधानसभा के जो 2 दिन है वो सामान्य एक तरह से औपचारिकताओं में ही बीते हैं। आज से जो विधानसभा शुरू हुई वो काफी हंगामेदार हो सकती है। और बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ममता लांजेवार आपका इस पूरे अपडेट। और कांग्रेस में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी ने इस बार चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया के निर्देश पर पार्टी के 23 नेताओं को जिलेवार जिम्मेदारी दी गई है। ये नेता जिलों में पार्टी को मजबूत करने के साथ चुनावी जीत के लिए जमीन तैयार करेंगे। उधर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष के बयान से सूबे की सियासत में खलबली मची हुई है। नेता प्रतिपक्ष का बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गया है, जिसके बाद सिंहदेव को सफाई भी देनी पड़ी। लेकिन अब विरोधी उन्हें इस पर घेरने में भी लगे हुए हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए 3 चुनाव से जोर आजमाइश कर रही है। पार्टी लगातार सीएम रमन सिंह और उनकी सरकार की नीतियों को लेकर हमला बोल रही है और इस बार रमन सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा भी कर रही है। लेकिन सोमवार को नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने राजनांदगांव से रमन सिंह की जीत का जो दावा किया वो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने वाला बयान था। लिहाजा पार्टी में रायपुर से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई, जिसके बाद सिंहदेव ने मीडिया के सामने आकर अपने बयान पर सफाई दी और खेद भी जताया। तो रमन सिंह जीतेंगे मैंने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोग के पास होगी, अगर आप लोग सुना दें तो मैं भी उसको नया पुराना कर लेता हूं। दूसरा, अगर किसी हमारे साथियों की भावना को कहीं ठेस पहुंचा हो तो मुझे इस बात का भी खेद है। कहीं ये टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि उन्होंने सीएम की जीत की बात कही ही नहीं थी, वो वीडियो दिखाने की बात भी कह रहे हैं। तो हम आपको सोमवार को सिंहदेव का दिया बयान भी सुना देते हैं। मुख्यमंत्री के जीतने की बहुत प्रबल संभावना है। वो अच्छे 30-30 हजार वोट से जीते रहे कि प्रबल संभावना है। चलिए साहब, अब तो आपको तसल्ली हो गई ना कि आपने कैसे सीएम रमन सिंह को जीत का प्रबल दावेदार बताया था। जब बात सीएम रमन सिंह की हो रही हो तो फिर रमन सिंह पूरे मामले पर क्या कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। जो भावनाएं व्यक्त की उस भावना का मैं सम्मान करता हूं कि नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बात कही और जिनको समझना चाहिए उनके लिए इशारा काफी है। दरअसल ये वही टीएस सिंहदेव हैं जो पार्टी के विरोध के बाद भी सीएम के साथ मंच साझा करते हैं। ये वही सिंहदेव हैं जो पहले सीएम के परिवार पर टिप्पणी करते हैं और फिर माफी मांगते हैं। ये वही सिंहदेव हैं जो कई ऐसे सरकारी कार्यक्रमों में नजर आते हैं जिसका कांग्रेस विरोध करती है और इन सब बातों पर हैरानी इसलिए होती है क्योंकि सिंहदेव विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं।
अवधेश मिश्रा, ETV न्यूज, रायपुर। बीजेपी ने टीएस सिंहदेव पर पोस्टर के जरिए हमला किया है। ये हमला राजनांदगांव से सीएम की जीत पर सिंहदेव के बयान और फिर उससे यू टर्न को लेकर किया गया है। पहले टीएस सिंहदेव ने कहा था कि राजनांदगांव से सीएम डॉक्टर रमन सिंह की जीत की प्रबल संभावना है, जिस पर सवाल उठने के बाद सिंहदेव ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने राजनांदगांव से सीएम रमन की जीत नहीं बल्कि अजीत जोगी की हार की बात कही थी। और उधर टीएस सिंहदेव के बयान पर अमित जोगी ने ट्वीट करते हुए रमन सिंह पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि परेशान रमन सिंह अभी से चुनाव प्रचार में जुटे, अपने स्टार प्रचारक को आगे किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की परेशानी टीएस सिंहदेव की जुबानी, खुद को दौड़ से उन्होंने बाहर मान लिया। राजनांदगांव से अजीत जोगी केवल चुनाव नहीं बल्कि सत्ता पलटने और नया इतिहास रचने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव के दिए बयान के बाद राजनीतिक हवा थमी भी नहीं थी कि बीजेपी ने पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे डाली। देखिए एक रिपोर्ट। टीएस सिंहदेव अपने बयान से पलट गए, मगर उनके बयान पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जंग जारी है। बीजेपी ने कांग्रेस को ये चुनौती दी है कि राहुल गांधी समेत कोई भी कांग्रेस नेता राजनांदगांव से चुनाव जीत कर दिखाते। आए दिन कांग्रेसी बड़बोलापन कर रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बड़बोलापन कर रहे हैं, विपक्ष का नेता बयान देता है, बयान से पलट जाता है। मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती देता हूं, डॉक्टर रमन सिंह जी राजनांदगांव से चुनाव लड़ेंगे। उनके विरुद्ध वो चाहे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को चुनाव लड़ा लें या स्वयं भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। हम इस चुनौती देते हैं, हमारी इस चुनौती को वो स्वीकार करें। बीजेपी की ललकार पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल को छोड़िए, रमन इस बार राजनांदगांव में कांग्रेस के युवा उम्मीदवार से भी नहीं जीत पाएंगे। भाजपा प्रवक्ता की चुनौती मुख्यमंत्री रमन सिंह को महिमा मंडित करने की असफल निरर्थक कोशिश मात्र है। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी युवा जिसे पार्टी मौका देगी वो मुख्यमंत्री रमन सिंह को बुरी तरीके से परास्त करे। चुनावी साल में सीएम की सीट पर बयानबाजी से सियासत गर्म हो चुकी है, जो चुनाव तक धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। सुरेंद्र सिंह, ETV न्यूज, रायपुर। और आधार कार्ड धारकों के लिए UIDAI ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत आधार कार्ड धारकों को प्लास्टिक से बने स्मार्ट कार्ड वाले आधार कार्ड उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। इस रिपोर्ट में देखिए आप। UIDAI ने आधार कार्ड धारकों से अपील की है कि लोग प्लास्टिक से बने स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक वाले कार्ड से निजी जानकारियां लीक होने का खतरा है। इसके अलावा प्लास्टिक कार्ड में QR कोड खराब होने पर स्कैनिंग में भी दिक्कत होती है। प्रतिबंधित है ही, क्योंकि सरकार चाहती है कि सिर्फ एक ही सेंटर खोले जहां से सभी काम हो, लीक न हो करके। लेकिन लोगों की ज़रूरतें हैं, जहां उनको इच्छा होती है वहां बनवाना चाहिए। ऐसा रायपुर के कलेक्टर UIDAI के आदेश का पालन करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से ये अपील की है कि कार्ड के एवज में किसी तरह के पैसे किसी को भी न दें। ऐसे मटेरियल जिनसे डुप्लीकेट होने की संभावनाएं बनी रहती है, उसके लिए भारत सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि डुप्लीकेट कॉपी न जारी हो, इसके लिए हिदायत दी गई है। तो उसका भी पालन किया जाएगा। और साथ में उसके नाम पे कई बार लोग पैसे भी ले लेते हैं किसी सेंटर में, तो उसके लिए भी मैं अपील करना चाहूँगा, किसी प्रकार का कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड बिल्कुल निःशुल्क है, इस तथ्य को सभी लोगों को पता होना। आमतौर पर स्मार्ट आधार कार्ड बनाने के एवज में साइबर संचालकों द्वारा 50 से 300 रुपए तक लिया जाता है। लेकिन अगर लोग नए निर्देशों का पालन करें तो उन्हें ना तो पैसे देने होंगे, ना ही उनका डेटा लीक हो सकेगा। युगल तिवारी, ETV न्यूज, रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बाघ संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि
भोरमदेव अभयारण्य में सड़क के चौड़ीकरण करने से बाघों को खतरा हो सकता है, इसलिए इस क्षेत्र में सड़क के चौड़ीकरण पर रोक लगाई जाए। कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी। और प्रदेश के शिक्षा कर्मियों ने स्कूलों में लगी बायोमेट्रिक मशीनों का बहिष्कार कर दिया है। शिक्षा कर्मियों ने यह ऐलान किया है कि वेतन नहीं तो फिर अंगूठा भी नहीं। दरअसल पाटन विकासखंड के शिक्षा कर्मियों के 2 से 3 महीने और पूरे प्रदेश में कई जिलों में 3 से 4 महीने का वेतन बकाया है। इस मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अगुवाई शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने की। बैठक में यह फैसला लिया गया कि हर महीने 5 तारीख तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो अगले दिन से बायोमेट्रिक मशीनों का बहिष्कार किया जाएगा। आपको यह बता दें कि शिक्षा कर्मियों की अटेंडेंस चेक करने के लिए सभी स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई हैं। कि करोड़ों की मशीन खरीदी जाती है और प्रदेश के शिक्षाकर्मी जो पिछले 2 दशक से सिविलियन की मांग करते आ रहे हैं, आज तक तो सिविलियन नहीं हुआ और 2 से 3 महीने तक वेतन भी हमको नहीं दिया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री का घोषणा है कि 5 तारीख तक प्रदेश के शिक्षकों को किसी भी स्थिति में वेतन दे दिया जाए। आज इसी संबंध में पाटन विकासखंड के पूरे समस्त शिक्षाकर्मियों ने निर्णय लिया है कि 5 तारीख तक यदि शिक्षाकर्मियों को वेतन नहीं मिलेगा तो 6 तारीख को जो है अंगूठा न लगाकर विकासखंड मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। हमने एक नारा दिया है, वेतन नहीं तो अंगूठा नहीं है। कोरबा में इनकम टैक्स विभाग की 2 अलग अलग टीमों ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित 2 फर्मों में दबिश दी। राजस्थान ट्रांसपोर्ट कंपनी और आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कोल परिवहन से जुड़ी संस्थान है, इन कंपनियों के खातों की जांच इनकम टैक्स के अधिकारियों ने की। इसे बजट वर्ष से पहले हर साल विभाग की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई बताया जा रहा है। तो 2 कंपनियों पर दबिश दी है, 2 कंपनियों पर अधिकारियों ने छापा मारा है। राजस्थान ट्रांसपोर्ट और आदित्य कंस्ट्रक्शन, ये 2 कंपनियां हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी के सिलसिले में यह कार्रवाई की है। और इसी के साथ सुप्रभात। छत्तीसगढ़ में अभी के लिए बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए राम के साथ सुपर 78।